एमए फाइनल हिंदी साहित्य पेपर षष्ठ प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य इकाई प्रथम पृथ्वीराज रासो भाग चतुर्थ। आज के इस भाग के अंतर्गत हम रासो काव्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। प्रवृत्तियों से तात्पर्य हम यह कह सकते हैं कि मुख्य लक्षण, रासो काव्य के मुख्य लक्षण क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इन्हीं को हम प्रवृत्तियाँ कह देती हैं। तो सर्वप्रथम तो रासो काव्य से तात्पर्य क्या है? ऐसे काव्य जो कि रास्तव छंद में लिखे हों, जिनमें वीरता का वर्णन हो। अधिकतर रासो काव्य में वीरता का वर्णन है, लेकिन अपवाद स्वरूप हम कह सकते हैं कि बीसल देव रासो है, वह रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत आता है, परंतु वीर रस प्रधान रचना न होकर श्रृंगार प्रधान रचना है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में राजाओं की गाथाओं पर आधारित रासक छंद में रचित वीर काव्य रचना को ही रासो काव्य कहा जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत उत्तरी भारत अनेक राज्यों में बंट गया, जिन्हें कालांतर में विदेशी आक्रांताओं का सामना करना पड़ा। जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि राष्ट्रीयता का अभाव था, या कह सकते हैं कि संकुचित राष्ट्रीयता थी। आदिकाल के रासो काव्य जब लिखे गए, उस समय भारत था वह खंड खंड था, यानी कि छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, और उन राजाओं की मानसिकता राष्ट्रीयता के संबंध में यह थी कि वह अपने राज्य को ही राष्ट्र के रूप में देखते थे, और इसी कमी के कारण जो भारतवर्ष था उसको विदेशी आक्रांताओं का सामना करना पड़ा। इन राज्यों के शासकों के दरबार में अनेक चारण व भाट कवि रहते थे, जो अवसर पड़ने पर युद्ध के गीत गाकर सेना की अगुवाई करते थे, और दूसरी ओर वे शांति के समय राजा के भोग विलास का भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे। तो प्रमुख रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि रासो काव्य वीर रस एवं श्रृंगार रस प्रधान है। रासो काव्य की विशेषताओं को या प्रवृत्तियों को तीन भागों में बांट सकते हैं: वस्तुपरक प्रवृत्तियाँ, भावपरक प्रवृत्तियाँ एवं शिल्पगत प्रवृत्तियाँ। सर्वप्रथम हम आज की इस इकाई में जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं उसके अंतर्गत हम वस्तुपरक प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम वस्तु वर्णन में अतिशयता। रासो काव्य में जो कवि थे, उन्होंने अपने आश्रयदाता की वीरता का, पराक्रम का, दानवीरता का आदि का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। जैसे कि इन कवियों ने अपने राजा को सिंह के समान गर्जना करने वाला, चलते समय धरती को कंपित कर देने वाला बताया है। इतना ही नहीं, इन कवियों ने क्षत्रिय के लिए केवल 18 वर्ष तक के जीवन को ही धन्य माना है, और इसके बाद के जीवन को धिक्कार कहा है। युद्ध दृश्यों का जीवंत चित्रण। रासो काव्य मूलतः तलवार की चमक में लिखा गया काव्य है। इसका कारण यह है कि इस काल के रासो काव्य को लिखने वाले जो भाट, चारण या कवि थे, वे तलवार एवं कलम दोनों के ही धनी थे, जिन्होंने न केवल काव्य रचना की, ग्रंथों की रचना की, बल्कि युद्ध के समय वह राजा के साथ में युद्ध में सम्मिलित हुआ करते थे। इसीलिए इनके द्वारा किया गया अधिकतर युद्ध वर्णन जीवंत, यानी कि एकदम सत्य है। जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उसी का वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया। युद्ध वर्णन में इन कवियों ने अपने राजा को बिजली की गति के समान आगे बढ़ने वाला, शत्रु पर टूट पड़ने वाला, रण क्षेत्र में हाहाकार मचा देने वाला, शत्रु पक्ष सैनिकों के हाथ पांव सिर काट कर गिराने वाला आदि के रूप में चित्रण किया है। तृतीय प्रवृत्ति नारी सौंदर्य वर्णन। आदिकालीन युग में राजाओं का कुछ समय जहाँ युद्ध में संघर्ष में व्यतीत होता था, वहीं उनके जीवन का अधिकांश समय रनिवासों में रानियों दासियों के साथ भोग विलास में गुजरता था। यहाँ तक कि
थे वह नारी के पीछे ही अधिकतर हुआ करते थे। एक स्त्री के पीछे युद्ध हो जाया करते थे इस काल में। ऐसे भोग विलासी राजाओं की संतुष्टि के लिए उनके भाट कवियों ने अपने काव्य में नारी सौंदर्य का चित्रण किया है। वस्तुतः नारी आरंभ से ही कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत रही है, परंतु रास्तव काव्य में कवियों ने नारी के कमनीय रूप की यानी कि उसके भोग्य रूप की को चित्रित किया है। इन कवियों ने नारी के दूसरे रूपों जैसे कि माता, बहन, पुत्री आदि रूपों की उपेक्षा की है। तो नारी के प्रति दृष्टिकोण यह कह सकते हैं कि नारी को जब इन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया तो उनके प्रति इन्होंने अपने संकुचित दृष्टिकोण का ही अधिकतर परिचय दिया है। प्रकृति चित्रण। भारतीय कवियों की प्रकृति वर्णन में विशेष रुचि रही है, अतः ऐसी दशा में रासो काव्य के भाट कवि में कैसे पीछे रहते। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति के दृश्यों का सुंदर और मनोरम चित्रण किया है। उन्होंने प्रकृति के सभी रूपों जैसे कि आलम्बन रूप, उद्दीपन रूप, मानवीकरण रूप का चित्रण किया है। कल्पना प्रयोग। साहित्य में वैसे तो कल्पना का उपयोग सभी कवि करते हैं, परंतु रासो काव्य की रचना में इन कवियों ने अपनी कल्पना के पंखों की ऐसे उड़ान भरकर लोक का, भावों का आदि का विचरण किया है। हालांकि ये वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण लगते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने इसका वर्णन कर दिया है। यद्यपि उनके काव्य में अनेक ऐतिहासिक पात्रों का समावेश किया गया है जैसे कि पृथ्वीराज चौहान, बीसल देव आदि, परंतु इनके चारण कवियों ने कल्पना की अतिशयता में कहीं कहीं ऐतिहासिक घटनाओं, तिथियों को नकार कर अपनी काल्पनिक घटनाओं, तिथियों का वर्णन किया है। अतः उनके काव्य में ऐतिहासिकता होते हुए भी वे इतिहास की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। उनकी इस कल्पनात्मकता के बाहुल्य के कारण उनके ग्रंथों में प्रामाणिकता पर संदेह किया जाता रहा है। यानी कि यह जो रासो काव्य हैं वह ऐतिहासिक तो हैं, लेकिन कवियों ने अपने इन रासो काव्य ग्रंथों में अपनी कल्पना के प्रयोग के कारण, अपनी कल्पना का जो प्रयोग किया है उसके कारण इनकी प्रामाणिकता का संदेह किया जाता है। प्रामाणिकता पर चिन्ह लगा दिया गया है कि उनकी जो तिथियाँ हैं उन्होंने अपने ग्रंथों में घोषित की है, या राजा ने युद्ध नहीं भी किया तब भी उसको युद्ध किया हुआ दिखा दिया, या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया, तो जिससे वो ऐतिहासिक तिथियों से मेल नहीं खाता, ऐतिहासिक घटनाओं से मेल नहीं खाता, जिसके कारण इन ग्रंथों की प्रामाणिकता पर चिन्ह लग गया है। जनजीवन की अपेक्षा। रासो काव्य में जन संधारण के सुख, दुख, उनकी स्थिति आदि की किसी भी कवि ने कोई संकेत नहीं किया। इससे पता चलता है कि रासो काव्य के रचनाकार, चारण, भाट कवि केवल राज दरबार तक सीमित थे। यह बात सत्य है कि ये जो रासो काव्य को रचने वाले चारण, भाट आदि कवि थे, उनका दृष्टिकोण जनजीवन के प्रति उपेक्षित रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वह राजाओं के आश्रय में रहते थे, राजमहलों में रहते थे। राजमहलों के बाहर की स्थिति का उनको मालूम ही नहीं, ना ही उन्होंने कभी विचरण किया, ना ही उस जनता की उन्होंने उस दशा को कभी देखा। ऐसी दशा में अपने राजा का यशोगान करना ही उन कवियों का मुख्य ध्येय था। इन कवियों ने युद्ध का वर्णन छोड़कर अन्य स्थलों पर अपने आश्रयदाता राजा की विलासिता, उसके प्रेम आदि का जितना वर्णन किया है उसका शतांश भी जनजीवन का चित्रण नहीं किया। एक आध स्थलों पर उन्होंने खेतों में काम करने वाली, पानी भरने वाली बनिहारनियों का वर्णन अवश्य किया है। तो इस प्रकार से वस्तुपरक कह सकते हैं कि जो विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इन्होंने युद्ध का वर्णन किया है, श्रृंगार आधारित वर्णन किया है, नारी के प्रति दृष्टिकोण है या जनजीवन का दृष्टिकोण है, वो सब महत्वपूर्ण बिंदु है।